रामदास द्वारा रचित मिरेकल ऑफ लव। अबाउट ट्रूथ, सत्य के बारे में। महाराज जी की सत्य के बारे में शिक्षाओं को समझने की कोशिश करते समय किसी को यह तय करना होगा कि महाराज जी ने जो किया या जो उन्होंने कहा वो उन शिक्षाओं का अधिक सटीक प्रतिबिंब था। एक और, वो लगातार भक्तों को सच बोलने का निर्देश दे रहे थे, चाहे कीमत कुछ भी हो। पूर्ण सत्य आवश्यक है, तुम्हें उसी के अनुसार जीना चाहिए जो तुम कहते हो। सत्य सबसे कठिन तपस्या है। लोग सच बोलने के लिए तुमसे नफरत करेंगे, वे तुम्हें अपशब्द कहेंगे, वे तुम्हें मार भी सकते हैं, लेकिन तुम्हें सच बोलना होगा। यदि तुम सत्य में जीते हो तो भगवान हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। मसीह सत्य के लिए मर गए। जब पूछा गया कि हृदय को कैसे शुद्ध किया जा सकता है तो उन्होंने कहा, हमेशा सच बोलो। एक आदमी महाराज जी के पास आया और महाराज जी ने उससे एक आश्रम के लिए ईंटों के लिए कुछ पैसे मांगे। आदमी ने कहा कि उसके पास कोई संपत्ति नहीं है और चला गया। बाद में वो महाराज जी के पास दौड़ता हुआ आया, ये कहते हुए कि उसकी दुकान जल रही है और वो बर्बाद हो जाएगा। मुझे लगा तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कोई संपत्ति नहीं है। ओह, मैं झूठ बोल रहा था। तुम अब झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी दुकान नहीं जल रही है। आदमी चला गया और अपनी दुकान पर लौटा और पाया कि केवल एक मिर्च की बोरी सुलग रही थी। मैंने बी हियर नाउ की पहली प्रति महाराज जी को दी थी जब वह आई थी। उन्होंने अपने एक भक्त से इसे अपने कमरे के अंदर रखने के लिए कहा था और मैंने इसके बारे में और कुछ नहीं सुना था। 5 महीने बाद मुझे मंदिर के पीछे से बुलाया गया। जब मैं महाराज जी के तखत पर पहुंचा तो वो किताब पकड़े हुए थे। उनकी पहली टिप्पणी थी, तुम झूठ छाप रहे हो। मुझे इसका एहसास नहीं था, महाराज जी। किताब में सब कुछ मुझे लगा कि सच है, नहीं झूठ है, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा। यह भयानक है, मैंने कहा। लेकिन मैं भ्रमित था क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि वो गंभीर थे या नहीं, इसलिए मैंने पूछा, क्या झूठ, महाराज जी? तुम यहां कहते हो कि हरिदास ने मंदिर बनाए। खैर, मैंने सोचा कि उन्होंने बनाए थे। उस समय महाराज जी ने पास बैठे एक भारतीय व्यक्ति को इशारा किया और उससे पूछा, मंदिरों के साथ तुम्हारा क्या लेना देना था? मैंने उन्हें बनाया, महाराज जी। महाराज जी ने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे ये साबित हो गया हो कि मैंने झूठ बोला है। फिर महाराज जी ने कहा, और तुमने कहा कि हरिदास 8 साल की उम्र में जंगल में चले गए थे। फिर से उन्होंने एक और आदमी को आगे बुलाया जिसने ये सुनिश्चित किया कि हरिदास ने कुछ वर्षों तक वन विभाग में क्लर्क के रूप में काम किया था। मैं केवल इतना ही कह सका। खैर, किसी ने मुझे बताया था कि वह 8 साल की उम्र में जंगल में चले गए थे। बार बार महाराज जी ने मेरा सामना उन बातों से कराया जो मैंने कही थी जो सच नहीं थी। अंत में महाराज जी ने कहा, तुम हर उस बात पर विश्वास करते हो जो लोग तुम्हें बताते हैं। तुम एक सीधे सादे व्यक्ति हो। अधिकांश पश्चिमी लोगों ने जांच की होती। तुम इन असत्य बातों के बारे में क्या करोगे? मेरा दिमाग घूम गया। मैं इसके बारे में क्या कर सकता था? 30,000 की पहली छपाई पहले से ही दुकानों में थी और निश्चित रूप से वापस नहीं बुलाई जा सकती थी, लेकिन स्टीव डकी ने लिखा था कि वे और 30,000 छापने वाले हैं। तो मैंने कहा, खैर, मैं अगली छपाई के लिए झूठ को हटाने के लिए लिख सकता हूं। ठीक है, तुम ऐसा करो। यदि तुम झूठ से जुड़े हो तो ये तुम्हें चोट पहुंचाएगा। और इसके साथ वो अन्य मामलों की ओर मुड़ गए। मैंने किताब में नुकसान का सर्वेक्षण किया और लामा फाउंडेशन, न्यू मैक्सिको में स्टीव के लिए एक पत्र तैयार किया जहां पुस्तक प्रकाशित हुई थी। केवल 2 पूरे पैराग्राफ को हटाना आवश्यक होगा। यद्यपि परिवर्तन मामूली महत्व के लग रहे थे, मैं बी हियर नाउ को महाराज जी की पुस्तक मानता था, और यदि महाराज जी इसे बदलना चाहते थे तो इसे बदलना ही था। लगभग 2 सप्ताह बाद मुझे स्टीव का उत्तर मिला जिसने कहा कि अगली छपाई में परिवर्तन नहीं किए जा सकते। जब उसे लामा में मेरा पत्र मिला, जो ताओस के उत्तर में पहाड़ों में है, वो अल्बुकर्क में प्रिंटर से मिलने से अभी अभी लौटा था। उस यात्रा पर उसने पुनर्मुद्रण की व्यवस्था की थी और प्रिंटर, एक एहसान के रूप में, काम में तेजी लाने वाला था और अगले दिन उसे प्रेस पर रखने वाला था। प्रेस एक सतत प्रक्रिया में पूरी किताब को छापेगा, काटेगा और असेंबल करेगा। स्टीव ने फिर लामा वापस जाते समय 2 दिनों तक अन्य व्यवसाय किया था, और हालांकि उसने प्रिंटर से बात नहीं की थी क्योंकि लामा में कोई फोन नहीं है, उसे यकीन था कि काम हो गया है। लेकिन उसने मुझे आश्वासन दिया कि परिवर्तन अगली छपाई में किए जाएंगे, जो शायद 3 या 4 महीनों में होगी। मेरे झोले, कंधे के बैग में पत्र के साथ मैंने कैंची के लिए सुबह की बस ली। जैसे ही मैंने मंदिर में प्रवेश किया, महाराज जी चिल्लाए, पत्र क्या कहता है? मुझे यह हमेशा हास्यपूर्ण लगता था जब वह ऐसा करते थे, क्योंकि अगर उन्हें पता था कि एक पत्र था तो वह स्पष्ट रूप से जानते थे कि इसमें क्या कहा गया है। वह बस चाहते थे कि मैं उन्हें बताऊं। तो मैंने रिपोर्ट किया, और जब मैंने समाप्त कर लिया तो उन्होंने कहा, इसे अभी करो। मैंने वेब प्रेस के बारे में धैर्यपूर्वक स्पष्टीकरण दोहराया और कहा कि इन 30,000 प्रतियों के लिए परिवर्तन नहीं किए जा सकते। और उन्होंने दोहराया, इसे अभी करो। मैंने समझाया कि इसका मतलब होगा कि सभी 30,000 किताबें फेंक दी जाएंगी और कम से कम $10,000 का नुकसान होगा।
महाराज जी का जवाब था, पैसे और सच का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इसे अभी करो। जब तुमने इसे पहले छापा तो तुमने सोचा कि यह सच है, लेकिन एक बार जब तुम जानते हो कि यह नहीं है तो तुम झूठ नहीं छाप सकते। ये तुम्हें चोट पहुंचाएगा। खैर, अगर महाराज जी इसे अभी बदलना चाहते थे तो ऐसा ही होगा। इसका मतलब लामा को सभी मुनाफे का नुकसान होगा और वे इसके बारे में बहुत खुश नहीं होने वाले थे। लेकिन आखिरकार पूरी धनराशि वैसे भी महाराज जी से आई थी। हालांकि अभी सुबह के 9 बजे नहीं बजे थे, महाराज जी ने मुझे मंदिर से भेज दिया, मुझे फिर से इसे अभी करो कहते हुए। मैंने नैनीताल वापस जाने के लिए लिफ्ट ली और नए निर्देशों के साथ स्टीव को केबल किया। लगभग 1 सप्ताह बाद मुझे स्टीव से उत्तर मिला। उसने बताया कि सबसे अजीब बात हुई है। जब वो डाकघर गया तो मेरा केबल वहां था और उसी मेल में प्रिंटर का एक पत्र था। ऐसा लगता है कि स्टीव के जाने के तुरंत बाद उसने प्रेस पर किताब को फिर से छापने के लिए प्लेट्स लगाने का वादा किया था। लेकिन प्रिंटर को एक पृष्ठ की एक प्लेट, महाराज जी की एक पूरे पृष्ठ की तस्वीर गायब मिली। तो वो फाइलों में गया, ये सोचकर कि उसे मूल मिलेगा और एक नई प्लेट बनाएगा, और उसके आश्चर्य के लिए उसने पाया कि उस पृष्ठ का मूल भी गायब था। क्या करना है यह न जानने के कारण प्रिंटर ने काम को प्रेस से हटा दिया और आगे के निर्देशों के लिए उसे रोक रखा था। तो स्टीव ने निष्कर्ष निकाला, 2 पैराग्राफ को बदलने के लिए केवल एक फोन कॉल लगा, न कि $10,000 जैसा कि मुझे डर था। मैं खबर के साथ महाराज जी के पास वापस भागा, लेकिन उस दिन और अगले दिन उन्होंने मुझे कभी बोलने का मौका नहीं दिया। आरडी। जब दादा की भाभी आ रही थी तो महाराज जी ने मुझे उनकी उपस्थिति में अपने तखत पर बुलाया, इस महिला की ओर इशारा किया और मुझसे पूछा कि क्या मुझे वह याद है। वास्तव में मुझे याद नहीं था, लेकिन न याद रखना कुछ अशिष्टता जैसा लग रहा था, इसलिए मैं जानबूझकर मुस्कुराया जैसे कि मैं करता हूं। महाराज जी ऐसे मुस्कुराए जैसे उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया हो और कहा, हाँ, वो दादा की भाभी है। फिर वो कपटी चालाकी हावी हो गई और मैंने खुद से तर्क दिया कि अगर वो दादा की भाभी थी तो मैं शायद उससे इलाहाबाद में मिला था जहां दादा रहते थे। इसलिए मैंने कहा, ओह हाँ, हम इलाहाबाद में साथ थे। जिस पर उसने कहा, नहीं, हम इलाहाबाद में कभी नहीं मिले, हम पिछली वसंत में यहां कैंची में मिले थे। मैं रंगे हाथों पकड़ा गया। महाराज जी मेरी ओर मुड़े और वह उंगली उठाई जो इस मामले में स्पष्ट रूप से मतलब था, तुम्हें पकड़ लिया। ध्यान रखना, आरडी। इलाहाबाद में महाराज जी ने मुझे उसमें पकड़ा जिसे हम पश्चिम में एक छोटा सफेद झूठ कहते हैं। हम उनके चारों ओर जमा थे और समूह में राज्य के सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण अधिकारी था। महाराज जी के साथ रहने के इतने वर्षों में पहली बार मैंने उन्हें अधिकारी को यह बताते हुए सुना कि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका में कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति था, कि मैं प्रोफेसर था और किताबें लिखता था। जब मैं उनके आसपास था तो वो सब इतना अप्रासंगिक लगता था और उन्हें मेरे पश्चिमी सामाजिक शक्ति गुणों को बढ़ावा देते हुए सुनना अजीब लग रहा था। जब वो रुके तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी ने मुझसे कहा, आपसे मिलकर मुझे सम्मानित महसूस हो रहा है। शायद आप सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहेंगे। दोहरा तथ्य यह था कि मैं वकीलों के परिवार से आया था और मैं भारत में आत्मा में डूबने के लिए आया था। इस तरह की यात्रा की पूरी संभावना ने मुझे अनाकर्षक बना दिया। और फिर भी वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और मैं वो नहीं कह सकता था जो मैं सोच रहा था। इसलिए मैंने कहा, बल्कि स्पष्ट रूप से, ये बहुत अच्छा होगा। उस पर अधिकारी ने कहा, क्या कल सुबह 10 बजे सुविधाजनक होगा? मैं फंस गया था और मैं केवल बचने का एक तरीका सोच सकता था। मैंने कहा, हमें मेरे गुरु से पूछना होगा, यह उन पर निर्भर है। तो अधिकारी ने महाराज जी से पूछा और उन्होंने उत्तर दिया, यदि रामदास कहते हैं कि यह अच्छा होगा तो उन्हें जाना चाहिए। और फिर उन्होंने मेरी ओर ऐसे देखा जिसका अर्थ केवल यह निकाला जा सकता था कि तुम्हें फिर से पकड़ लिया। अगले दिन की घटनाओं की कहानी दिखाती है कि मुझ जैसे सीधे सादे लोग भी सीखते हैं। मैंने इस सज्जन के साथ अदालत का दौरा किया और यात्रा के दौरान हम लो रिव्यू के कक्षों में रुके जहां सभी वकील घूमते हैं। यह निक्सन के चीन के लिए नाटकीय दृष्टिकोण के समय की बात थी। जब इन सभी वकीलों ने एक अमेरिकी को इस महत्वपूर्ण अधिकारी के साथ देखा तो उन्होंने मुझे घेर लिया और निक्सन की चीन नीति के बारे में मुझसे सवाल किए, जो भारत के लिए काफी चिंता का विषय था। मैंने स्थिति के अपने अध्ययन के अनुसार उतना ही विद्वतापूर्ण उत्तर दिया। उस शाम जब मैं एक बार फिर महाराज जी के साथ दर्शन पर था, एक और प्रतिष्ठित दिखने वाले सज्जन, जो शहर के प्रमुख वकील निकले, मुझे एक तरफ ले गए और पूछा कि क्या मैं रोटरी क्लब और बार एसोसिएशन को संबोधित करने के लिए तैयार हूं। मुझे एक डूबने वाली भावना मिली कि अगर मैंने अपना कदम नहीं देखा तो मैं भारत के मलाईदार सब्जी सर्किट पर रहूंगा। और एक दिन पहले के फंसाव को याद करते हुए मैंने कहा, मैं इनमें से किसी भी समूह के सामने नहीं बोलना पसंद करूंगा, लेकिन निश्चित रूप से मैं जो भी महाराज जी कहेंगे वह करूंगा। तो वकील ने महाराज जी के सामने अपना मामला रखा और महाराज जी निमंत्रणों से खुश लग रहे थे। वो उन्हें उन सभी को दोहराते रहे जो सुनेंगे, जैसे कि यह संकेत देने के लिए कि ऐसे निमंत्रण एक बड़ी तख्तापलट,
एक बड़ी सफलता और बहुत महत्वपूर्ण थे। मैं महाराज जी द्वारा धोखा दिया हुआ महसूस करने लगा। फिर महाराज जी मेरी ओर मुड़े और पूछा, तुम किस बारे में बोलने जा रहे हो? मैंने जल्दी से सोचा और जो एकमात्र जुड़ाव दिमाग में आया उसे पकड़ लिया। मैं कानून और धर्म के बारे में बात करूंगा। आहा। महाराज जी ने कहा, और क्या तुम मसीह के बारे में बात करोगे? बिल्कुल। और हनुमान? निश्चित रूप से। और मैं? बिल्कुल। इस समय तक वकील थोड़ा बीमार लग रहा था और उसने बीच में कहा, खैर, हमने सोचा कि वह निक्सन की चीन नीति के बारे में बात कर सकते हैं। महाराज जी। महाराज जी हैरान दिखे। ओह नहीं, रामदास ऐसा नहीं कर सकता। वह केवल भगवान के बारे में बोल सकता है। वकील ने फिर पीछे हटते हुए कहा, खैर, वह काफी उचित नहीं होगा। शायद मैं अपने घर पर कुछ वकीलों को इकट्ठा कर सकता हूं ताकि भगवान के बारे में बात कर सकें। कहने की जरूरत नहीं है, उसने कभी नहीं किया। मैंने अपना सबक सीख लिया था। महाराज जी मेरा समर्थन करेंगे जब मैं सच बोलूंगा, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। आर.डी. इन सभी शिक्षाओं के विरोधाभास में, हालांकि, महाराज जी अक्सर झूठ बोलते थे। इस वजह से जब महाराज जी किसी बात की भविष्यवाणी करते थे तो किसी को पता नहीं होता था कि क्या वह वास्तव में होगी। यद्यपि उनके झूठ को स्थानीय समुदायों के उन लोगों द्वारा इंगित किया गया था जो उन्हें पसंद नहीं करते थे, और कई थे, क्योंकि वे बहुत मुखर थे, ऐसी विसंगतियों ने भक्तों के लिए कोई अंतर नहीं किया। हमारे लिए शायद सबक यह था कि एक स्वतंत्र व्यक्ति के अपने नियम होते हैं, लेकिन जब तक आप स्वतंत्र नहीं होते, आप सबसे अच्छा सच बोलते हैं। महाराज जी आमतौर पर एक भक्त के किसी भी अनुरोध पर सहमत हो जाते थे। लोग अक्सर उन्हें अपने घरों को आशीर्वाद देने और परिवार द्वारा तैयार भोजन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते थे। वो अनिवार्य रूप से इन सभी अनुरोधों पर सहमत हो जाते थे, फिर भी अक्सर वो नहीं जाते थे। जब उनके एक भक्त द्वारा वादे करने और तोड़ने की उनकी आदत के बारे में पूछताछ की गई, तो महाराज जी ने उत्तर दिया, मैं बस एक बड़ा झूठा हूं। एक भक्त ने महाराज जी से पूछा कि वह हमेशा लोगों को अच्छी बातें क्यों बताते हैं या उज्ज्वल भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं, जब वास्तव में वह जानते थे कि इसके विपरीत होगा। महाराज जी ने उत्तर दिया, क्या तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं लोगों को बताऊं कि उनके प्रियजन मर जाएंगे? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? ठीक है, चूंकि तुम मुझे सलाह देते हो, अब से मैं लोगों को स्पष्ट रूप से जवाब दूंगा। थोड़ी देर बाद एक महिला अपने पति के ठीक होने के लिए उनका आशीर्वाद लेने आई। महाराज जी उस पर चिल्लाए, मां, तुम यहां क्यों आई हो? तुम्हारा पति घर पर बिस्तर पर मर रहा है और कोमा में है। उसे बचाया नहीं जा सकता। तुम्हें जाना चाहिए। चौंककर और आहत होकर वह महिला चली गई। महाराज जी कुछ और लोगों के साथ समान रूप से कुंद थे। फिर उन्होंने भक्त से पूछा, तुम मुझसे लोगों के साथ कुंद होने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? मैं उनकी भावनाओं को कैसे चोट पहुंचा सकता हूं? महाराज जी किसी से झूठ बोलते थे ताकि उनकी भावनाओं को चोट न पहुंचे, लेकिन फिर वो किसी और तरीके से सच बताते। जब के ने अपनी बीमार मां के बारे में पूछा, तो महाराज जी ने कहा, अगर वो यहां नहीं है तो तुम्हें कौन खिलाएगा? वो लंबे समय तक रहेगी। लेकिन फिर महाराज जी ने आगरा से एक विशेषज्ञ को बुलाया और उसकी जांच करवाई। विशेषज्ञ ने कहा, यह महिला 28 दिनों से अधिक जीवित नहीं रह सकती। इसने डॉक्टर को आश्चर्यचकित कर दिया क्योंकि उन्होंने कभी उस संख्या का उपयोग नहीं किया था, बल्कि 1 या 2 महीने कहा था। 29वें दिन की सुबह उनकी मृत्यु हो गई। के को लगा कि महाराज जी ने विशेषज्ञ को संकेत के रूप में बुलाया था। संत स्पष्ट संकेत देते हैं, लेकिन हम उन्हें हमेशा नहीं समझ सकते। महाराज जी कुछ कहते और बाद में, यदि उन्होंने अपना खंडन किया और विरोधाभास की ओर इशारा किया गया, तो वे कहते, मैंने वो नहीं कहा। मैंने एक परीक्षा देने से ठीक पहले महाराज जी के आशीर्वाद के लिए लिखा। क्या मैं पास होऊंगा? मैंने उनसे पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं फेल हो गया। अपनी पहली असफलता के बोझ से भारी, मैं कैंची भागा और महाराज जी को मुस्कुराते हुए पाया। मैंने उनसे कहा कि मैंने कई पत्र भेजे थे और उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने उत्तर दिया, तुम जानना चाहते थे। मैं झूठ नहीं बोल सकता और तथ्य बहुत कड़वा था। क्या मैं फिर से परीक्षा में शामिल हो सकता हूं? मैंने पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, हां, इस बार तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मैं पास हो गया। एक बार 2 आदमी दर्शन के लिए आए। जैसे ही वे महाराज जी के सामने खड़े हुए, उन्हें अपने बारे में सभी प्रकार की शानदार बातें बता रहे थे। वह इंक्रीजिंगली और अधिक अधीर हो गए। जब वे रुकने की स्थिति में पहुंचे, तो महाराज जी ने उन्हें बेरहमी से दूर भेज दिया। जैसे ही वे जा रहे थे, वह हमारी ओर मुड़े और कहा, वे वहां खड़े होकर मुझे झूठ बोलते हैं। वे मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्या वे नहीं जानते कि यह मैं हूं जो पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहा हूं?